वो पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। हो वो पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। तो सबसे पहले आप यहां पर देख रहे हैं एक वृत्त है और वृत्त में आप जान लीजिए ये वृत्त जो है इसी घेरा को हम परिधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परिधि। इसको कहते हैं परिधि। और परिधि पर दोस्तों ना ये अनंत बिंदु है। जैसे देख लो, एक वृत्त बनाने के लिए छोटे छोटे डॉट 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 ऐसे सट सट के तो वृत्त बनाया होगा। तो ये अनंत बिंदु, इसको काउंट नहीं कर सकते। तो वृत्त के परिधि पर अनंत बिंदु है। अब ध्यान दो, ये आपका केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु से सामान्य दूरी होता है किधर भी। चलिए, वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को मिला दीजिए ना, तो ये त्रिज्या हो जाता है। वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को मिला देने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। त्रिज्या यानी रेडियस। इसको हम इंग्लिश में आर लेटर से इसको डिनोट करते हैं, इंग्लिश के आर लेटर से, अल्फाबेट के आर लेटर। अब सुन लीजिए, वृत्त के परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु को मिला दो तो वो जीवा हो जाता है। वृत्त के परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु को मिला दो तो जीवा हो जाता है। कोई भी दो बिंदु को मिला दो तो जीवा हो जाता है। वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? जीवा हो जाएगा। दोस्तों ध्यान देना, वृत्त के परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु को मिला दो तो जीवा हो जाएगा, लेकिन अगर वो केंद्र से होकर गुजरता है तब वो व्यास हो जाएगा। व्यास हो जाएगा वृत्त के सबसे बड़ी जीवा। यहाँ आप देख रहे हैं ये जीवा ही कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिला देने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। और ऐसी जीवा जो केंद्र बिंदु से होकर गुजर जाए वो व्यास हो जाती है। ऐसी जीवा जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरे वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तो वही चीज़, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाया गया आपको। ये जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरा है ये डायमीटर यानी व्यास। उसके बाद ये जो आपका घेरा था इसको नाम दिया गया परिधि। केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा हो गया त्रिज्या, इसको स्मॉल आर से। परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिला देने वाली रेखा क्या होती है? जीवा। ठीक है ना। अब देखो, तो यहाँ से यहाँ डायमीटर, ये डायमीटर हो गया, ये व्यास हो गया। अच्छा चाप। परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु के बीच की ये जो दूरी होती है ना, परिधि वाला एक पार्ट, यही चाप हो गया। ठीक ना। और अगर ध्यान देना, अगर मान लो ये केंद्र है और दो त्रिज्या खींच दिए, एक तरफ से ये चाप हो गया और ये त्रिज्या, तो ये हो गया त्रिज्य खंड। ये क्या कहलाएगा? त्रिज्य खंड कहलाएगा दोस्तों। ये त्रिज्य खंड कहलाएगा। और अगर कोई वृत्त हो और वृत्त, मान लो वृत्त है और ये एक जीवा खींच दिए, तो ये वृत्त को तो दो भाग में बांट दिया, तब ये क्या कहलाएगा? एक इधर हो गया दीर्घ वृत्त खंड और नीचे हो गया लघु वृत्त खंड। लघु माने छोटा, लघु वृत्त खंड। ठीक ना। ऊपर क्या हो गया? दीर्घ वृत्त खंड। इस बात को ध्यान रखना, लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड, ये दो चीजें हो गई। अब आप इतना चीज समझ गए हैं तो ध्यान देना। आप जानते हो कि कोई वृत्त होता है और इस वृत्त में ये तो परिधि है और परिधि हो जाता है आपका 2 पाई आर। परिधि की लंबाई कितनी? 2 पाई आर। ठीक ना। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। पाई का मान 22/7। इसको ऐसे याद कर लिया जाए, 2 पाई, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर, यानी इसको ऐसे 22 दूना 44 और बट्टा 7 इंटू आर, ये हो गया। परिधि मतलब एक घेरा। लेकिन अगर वही अर्धवृत्त है, सुनिए, अगर मान लीजिए कि अर्धवृत्त है, ठीक है ना, तो अर्धवृत्त है तो क्या होगा? अर्धवृत्त की परिधि, मैं सॉरी अर्धवृत्त, ठीक ना, मैं उसको अर्धगोला बनाने लगा था। अर्धवृत्त ये आर है, ये आर है। आपको इतना पता है कि ये पूरा एक घेरा 2 पाई आर होता है,
तो अगर आधा घेरा लेते हम, आधा घेरा लेते, ये घेरा ही कितना होता, केवल पाई आर होता, क्योंकि 2 पाई आर का क्या मतलब है, 2 पाई आर का मतलब है 2 पाई आर। तो आधा की जब अगर बात करें, आधा ऊपर का मिटा देते हैं, इसको हम आधा मिटा दिए तो क्या बचेगा, 1 पाई आर। लेकिन अभी अर्धवृत्त नहीं हुआ है, जब यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से यहाँ मिल जाएगा, यानी 2 आर और जुड़ जाएगा, तब जाके हो जाएगा पूरे अर्धवृत्त का परिधि। अर्धवृत्त के परिधि में आर कॉमन ले सकते हो, पाई प्लस 2 हो जाएगा। क्या इसको हम ऐसे याद करें या ऐसे याद करें, नहीं, इसको हम और अच्छा से याद करेंगे। आर ठीक है, पाई का मतलब होता है 22/7 अब प्लस 2। दोस्तों आर गुना क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, 22 36, यानी 36/7, यानी आर गुना 36/7 आर गुना 44/7। अब ऐसे याद करने से क्या फायदा, देखो अगर पूरा वृत्त है, सब मिटा दूं, अब देखो अगर पूरा वृत्त है तो इसकी परिधि हम याद कर लेंगे आर गुना 44/7। अगर वो अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर गुना 36/7, क्योंकि ये पाई आर आधा वाला ये घेरा और 2 बार आर और, तो आर कॉमन, तो इसको पाई प्लस 2 भी कहेंगे, या इसी को सॉल्व करके हम ऐसे लिख सकते हैं। तो क्यों ना अर्धवृत्त मतलब कि अर्धवृत्त मतलब आधा ना, तो आर गुना 36/7 इसमें, क्योंकि ये 2 त्रिज्या और जुड़ जाता है, तो आपको आर गुना 36/7 याद रखना है, और पूरे वृत्त के लिए रखना है आर गुना 44/7। इसको याद रखने से क्या फायदा होगा, आपको कहेगा क्या जानते हैं, सीधा आपसे सवाल कह देगा कि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। अब एक वृत्त की परिधि 88 है तो परिधि तो होगा भैया आर गुना 44/7 और उसकी परिधि 8 सेंटीमीटर कहें, तो डायरेक्ट आप 44 दूना 88 आर बराबर 7 दूना 14 सेंटीमीटर आंसर कर लोगे, ऐसे कर लोगे। वरना आप क्या करोगे, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर दिया है तो आप यहाँ लिखोगे वृत्त की परिधि 2 पाई आर और इसके बराबर लिखोगे 88 सेंटीमीटर, ठीक ना। फिर आप करोगे 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 88 सेंटीमीटर। ये हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अब देखो आप काटोगे 22 दूना 44, 44 दूना 88, तो आर बराबर 7 दूना 14 सेंटीमीटर। क्यों ना अगर डायरेक्ट हम याद रखे हुए हैं कि वृत्त की परिधि 88 आर गुना 44/7 होता है, 88 दिया है तो बराबर में लिख देंगे परिधि को परिधि के बराबर, त्रिज्या को त्रिज्या के बराबर, है ना, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर, ऐसे तो काम आसान हो जाएगा, बस एक लाइन कम जाएगा। अब ध्यान देना, आपको पता है कि अगर कोई वृत्त है तो इस वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा यानी एरिया जो होगा, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एरिया। अब अगर आपको मान लीजिए कि इसमें आपको पूछता है, यहाँ कोण दे देता है 60 डिग्री और कहता है इस त्रिज्यखंड का एरिया क्या होगा, ठीक ना। तो याद रहे ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। त्रिज्यखंड का क्या बताना है, क्षेत्रफल। तो पूरे के एरिया का यानी पाई आर स्क्वायर का थीटा बट्टा 360। क्यों, यहाँ 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में 60 डिग्री का ही मान पता करना है। इतना कोण 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के एरिया में कितना आ रहा है, तो 60 को ऊपर लिख देंगे। अब पूरा वृत्त बनाता है केंद्र पर 360 का कोण, पूरा कितना बनाता है 360 का कोण। तो बस आपको पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, इसीलिए फॉर्मूला याद रखना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो तो मान लो कि कोई वृत्त है और इसके 2 व्यास एक दूसरे को काट रहे हैं ऐसे एकदम समकोण बना के। दोस्तों एक कोण 90, ये भी 90 90 90। आपको पता है कि 90 चौका 360 हो जाएगा। अब इसका ये भी मतलब है ना दोस्तों कि इसमें चारों जो घर बना छोटा छोटा, ये चारों आपस में बराबर है, क्योंकि ये 90 डिग्री का मान। अब 90 डिग्री जो होता है 360 का कितना भाग होता है, 90 डिग्री 360 का 90 चौका 360 1/4 भाग हो गया। 90 जो होता है 360 का कितना होता है 1/4,
यानी कि अगर हमें इस एरिया को निकालना हो या इसमें से किसी एक के बारे में, कोई भी एक का निकालना हो हमें, तो याद रहे यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको किसी एक का एरिया निकालना है, इसमें से एक घर का, तो आप पूरे वृत्त की एरिया निकाल लीजिए पाई आर स्क्वायर और उसका 1/4 ले लीजिए। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री जो हुआ ना पूरे का 360 का 1/4 होता है, यानी पूरे एरिया का 1/4 ही हमें चाहिए। ये हो गया त्रिज्यखंड का एरिया, इसलिए हम इसको याद करते हैं पूरे वृत्त का एरिया और θ/360। अब यहाँ अगर 60 डिग्री है तो 60/360, 90 डिग्री में निकालना है तो 90/360, 30 डिग्री का मान निकालना है, 30 डिग्री के एरिया में कितना आ रहा है ये पता करना है, तो पाई आर स्क्वायर और 30/360 ऐसे करना है, कुछ नहीं। तो चलिए अब ये चीज़ें समझ में आ गया होगा आपको। ध्यान देना, अगर कोई वृत्त है और इस वृत्त में आपको बताना है इस चाप की लंबाई, मान लो ये चाप जो है, चाप की लंबाई कितनी होगी, तो देखो ये जो एरिया था ना, ये वाला जो था, ये एरिया का एक पार्ट था, तो पाई आर स्क्वायर θ/360 किए। और अगर हमें बताना है यहाँ से यहाँ, यानी ये बताना है परिधि के एक पार्ट के बारे में, तो परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, परिधि होता है ना। तो परिधि का थीटा अब बट्टा में 360 डिग्री लिखेंगे, ठीक ना। परिधि का θ/360, ये हो गया चाप की लंबाई, चाप की लंबाई निकालने के लिए, चाप की लंबाई निकालने के लिए, ठीक है ना। अब देख लो, सिंपल बताते हैं हम आपको। मान लीजिए पूरा परिधि 88 सेंटीमीटर, पूरा परिधि कितना है 88 सेंटीमीटर, और आपको बताना है कि ये वाला इतना कितना होगा। तो ये वाला कितना होगा, तो एक काम करिए, ये वाला तो 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में है ना, तो 90 यानी 88 4 पार्ट में बटेगा। यानी आपको पूरे परिधि का, तो परिधि का वैल्यू 88 है, तो 88 का 90 अब बट्टा कितना 360, 90 चौका 360, 22 चौके 88, यानी यहाँ से यहाँ तक 22 होगा, यहाँ से यहाँ भी 22 ही होगा, यहाँ से यहाँ 22 होगा और यहाँ से यहाँ भी 22 होगा। बोलो 22 चौके 88 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो ये बात है, तो समझ गए हैं, परिधि के लिए भी समझ गए हैं, आप क्षेत्रफल के लिए समझ गए हैं। दूसरा बात, परिधि का ही एक पार्ट चाप हो गया, तो चाप को निकालना है, तो परिधि का θ/360, अगर त्रिज्यखंड का एरिया निकालना है तो परिधि का θ/360, क्योंकि एरिया निकालना है। अब हम इसके सारे पॉइंट समझ लेते हैं। दोस्तों, त्रिज्या किसको कहते हैं? केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हम समझा रखे हैं, लेकिन यहाँ लिख भी दिए हैं ताकि आप यहाँ से देख सकें और लिख भी सकें। त्रिज्या किसे कहते हैं? केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है तथा सभी त्रिज्याएं आपस में समान होती है। ये बात जानने वाली है, बिल्कुल जानने वाली है कि कोई की वृत्त में त्रिज्या खींचते रहो, ये सारे त्रिज्या हैं और सारे त्रिज्या की लंबाई आपस में क्या होगा? समान। आपको जितना मन करे आप त्रिज्या खींच सकते हो, आपको जितना मन पूरा भर दो, खींचते जाओ। ये सारे त्रिज्या हो गया और अनंत त्रिज्या होता है। त्रिज्या की संख्या अनंत है, इसको काउंट नहीं कर सकते। अगला हमारा केंद्र। केंद्र क्या है? वृत्त के मध्य स्थित वह भाग जहाँ से वृत्त की परिधि समान दूरी पर होती है। नहीं, सीधा बात है कि कोई वृत्त है और इसका जो केंद्र है एक ऐसा स्थान है जहाँ से समान दूरी होता है। किधर भी परिधि पर जाइए तो इससे समान दूरी होता है। आगे कहता है व्यास यानी डायमीटर। एक ऐसी सबसे बड़ी रेखा को वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है तथा दोनों तरफ वृत्त की परिधि को छूती है। एक वृत्त में अनेक व्यास हो सकते हैं, लेकिन सभी व्यास का समान लंबाई के होते हैं। सभी व्यास क्या होते हैं? समान लंबाई के होते हैं। जैसे सभी त्रिज्या समान लंबाई की होती थी, उसी तरह सभी व्यास भी समान लंबाई की होंगी। इतना बात आप जान गए। आइए आगे समझ लीजिए जरा सा, एकदम बेसिक से चलेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। जीवा। जीवा किसे कहते हैं? मैंने बता दिया कि वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिला देने वाली रेखा जीवा हो जाती है। ऐसी रेखा जो दोनों तरफ के परिधि से मिलती है परंतु केंद्र से होकर नहीं गुजरती है, जीवा कहलाता है। यदि जीवा कहलाता है, जीवा केंद्र से होकर गुजरती है, उसे व्यास कहते हैं, अर्थात सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। अच्छा, एक थोड़ा सा यहाँ पर गलत मैसेज है कि दोनों तरफ की परिधि पर मिलती है परंतु केंद्र से होकर नहीं गुजरती है जीवा। देखो, कहने का मतलब है
कि केंद्र से होकर भी गुजरा तो जीवा है, लेकिन क्या है ना, आगे वही बात कहा गया है, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है ना। वृत्त के सबसे बड़ी जो जीवा हो गया ना वो व्यास हो गया, है ना। चलो आगे है वृत्त का चाप। वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु को लंबाई वर्ग में वृत्तचाप कहलाता है। जैसे लंबाई में ऐसे ऐसे दो बिंदु, कोई भी वृत्त है इसके दो बिंदु हैं, यहाँ से यहाँ तक जो आया दूरी, ये चाप कहलाया। पहला देख लीजिए व्यास। व्यास को डी से यानी डायमीटर लिखा जाता है, 2 गुने त्रिज्या। त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। मान लो त्रिज्या एक यहाँ तक, तो 2 बार त्रिज्या हुआ, यानी व्यास जो हुआ 2r हुआ, ठीक ना। व्यास क्या हुआ, 2r हुआ। तो व्यास होता है हमारा त्रिज्या का दुगना। परिधि, परिधि सी सर्कम, यानी ये होता है 2πr, या इसको πd भी कहते हैं। आगे देखिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो गया भाई, πr²। क्षेत्रफल क्या हो गया, πr², ये जानते हैं आप। हाँ आइए, हाँ त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल आप समझ गए थे, πr² θ/360। यही उल्टा करके मैंने लिखा था, πr² का θ/360 डिग्री। ये बता रखा मैंने अभी आपको, ये एरिया बताना है। तो आगे है चाप ARC, आर्क। AB की लंबाई θ/180 और ये πr। तो आप ऐसे करो, πr लिख दिया, या आपको 2πr और θ/360 लिखा, एक ही बात है, क्योंकि 2 से कट जाएगा 180 बार में, तो हो गया ना πr इंटू θ/180। या इसको इधर लिख दो, उसको उधर लिख दो, तो यही बात आ जाएगा, कोई दिक्कत ना है। आगे है जहाँ पाई परिधि बट्टा व्यास है। जहाँ पाई का मान क्या होता है, परिधि बट्टा व्यास। और परिधि अगर 22 रहेगा तो व्यास 7 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसीलिए पाई का मान 22/7 होता है, क्योंकि परिधि अगर 22 मीटर होगा ना तो उसकी व्यास लगभग 7 मीटर होती है। इसीलिए 22 में 7 से भाग दीजिएगा, 3.14 होता है। यानी आप पाई का मान, पाई के लिए फॉर्मूला हो गया परिधि बट्टा व्यास। तो परिधि, इसका मतलब लगाया गया है, ये आंकड़ा है कि अगर परिधि 22 है तब व्यास 7 है, ये बात है। अब चलिए, अब यानी ये रेशियो हो गया इसके बीच, तो 3.14 हो जाता है। आगे समझिए। छठा, वलय का क्षेत्रफल πr², फिर πr² घटा देना है। क्या करना है, अब मान लो ये वलय कैसे हुआ, मान लो एक वृत्त है और इसके अंदर फिर एक वृत्त हो गया, तो ये हो गया वलय, ठीक ना, ये पूरा वलय है। अब इसमें क्या कहता है कि वलय का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए मान लो यहाँ से यहाँ तक बड़का r और यहाँ से यहाँ तक छोटका r, तो बड़का r यानी कि πr² में से छोटका r यानी πr² घटा लेंगे, तो पाई कॉमन हो गया हमारा, r² माइनस r² हो गया, है ना। अब इसको और अच्छा से आप लिख सकते हो, यानी आप लिख सकते हो पाई इंटू r प्लस r इंटू r माइनस r। क्यों लिख सकते हो कि भाई अगर a² माइनस b² है तो एक बार a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया है, समझिए ज़रा। अब होता है एक षष्ठभुज, यानी हेक्सागन का क्षेत्रफल, ये जरूरी है। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये तो आपने एक देखा था, गुना 6 है इसमें। लेकिन अगर मान लो एक समबाहु त्रिभुज है दोस्तों, जिसकी प्रत्येक भुजा समान है, तो इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया क्या होगा, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो आप कंफ्यूज करेंगे कि सर ये तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला था, इसमें भी है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर गुना 6, तो ये कहाँ से है। तो दोस्तों ये यहाँ से है, मान लो ये केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ मिला दिए। और ये क्या है ना, ये समषष्ठभुज है, सभी भुजाएं बराबर है। अगर ए है, ए है, ए है, ए है, ए है, ठीक है ना। और यहाँ केंद्र से ये दूरी समान ही होगा। आपको ए भुजा, दोनों भुजा बराबर, इसमें क्या होगा कि ये मिला दीजिए, सबको मिला दीजिए, सब मिला दीजिए, सब मिला दीजिए, ठीक है ना। ये सभी त्रिभुज आपस में समान हो जाएगी और ये हो जाती है आपको समबाहु त्रिभुज। ये क्या हो जाता है, समबाहु त्रिभुज। तो इसकी प्रत्येक भुजा ए ए हो जाएगा, इसकी प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगा, ए ए हो जाएगा, सब भुजा ए हो गया। तो ऐसा त्रिभुज 1 2 3 4 5 6 गो त्रिभुज है। तो एक त्रिभुज का एरिया निकाल के √3/4 गुने भुजा स्क्वायर,
और उसमें 6 से गुना कर दिए तो 6 त्रिभुज मिलाकर एक समषष्ठभुज बन गया, है ना। इसलिए इसको याद किया गया। समषष्ठभुज का एरिया समझ जाना है, में 6 गो समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर और इसका 6 गुना, ये हो जाता है आपका समषष्ठभुज का एरिया। आगे देखो, अच्छा उसकी यहाँ पर परिधि भी है, तो परिधि यानी परिमाप, इसकी परिमाप 6 गुना भुजा, क्योंकि घेरा जो है 6 गो भुजा है ना, तो 6 गो भुजा है, प्रत्येक भुजा समान होता है तो 6 से हो गया। आगे देख लो, अब एक समझना है, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त एक ऐसे भी याद रखना, अंतःवृत्त वृत्त अंदर में रहता है और वो क्या करता है ना, तीनों भुजा को टच करता है, तो ये अंतःवृत्त हो गया और ये अंतःकेंद्र हो गया। अब समझ लो, अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या होगा a/2√3, a/2√3, यानी a मतलब भुजा, त्रिज्या निकालेंगे a/2√3। देखो यहाँ a/2√3 से भाग दिया है, और अगर ये परिवृत्त की त्रिज्या होता तो केवल √3 होता। इसमें तनी ज्यादा से भाग दे दिया है, √3 के दुगना से भाग दिया है, जबकि यहाँ केवल √3 से, तब बड़का त्रिज्या निकलता है। बड़का त्रिज्या ऐसे होगा, यानी परिवृत्त की त्रिज्या, ये परिवृत्त हो गया, ठीक ना, वो हमेशा त्रिभुज के शीर्ष से होकर जाता है, ठीक है। अब चलो, तो a हो गया, ध्यान देना, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त आ गया ना, ये परिवृत्त हो गया, ये शीर्ष से जाएगा, लेकिन अंतःवृत्त जो होता वो अंदर से जाता, परिवृत्त हो गया। और परिवृत्त की त्रिज्या, अगर इस वृत्त की त्रिज्या दे देगा तो r बराबर a/√3 करना। आपको समझना है कि अंतःवृत्त रहता है स्मॉल r, तब लिखते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या में a/2√3, ठीक ना। इसको बड़कार से लिख देते हैं, क्योंकि बड़का त्रिज्या निकले, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये हो गया बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़कार से, यहाँ बड़कार लिख देते हैं a/√3। यहाँ क्या हुआ है, ज़्यादा से भाग दिए हैं तो मान कम आएगा, और उसी ए में कम से भाग देंगे तो मान ज़्यादा आएगा, यानी बड़ा त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बातें थी, और आगे समझ लो, त्रिभुज के तीनों कोण के अर्धक एवं एक ही बिंदु पर मिलते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं और यह बिंदु अंतःकेंद्र कहलाता है। इस बिंदु को केंद्र मानकर खींचा गया वृत्त त्रिभुज के तीनों भुजाओं को छूता है तथा अंतःवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है, मान लो कोई त्रिभुज है और त्रिभुज के अंतःकोण, त्रिभुज के अंतःकोण के अर्धक, मतलब इस कोण को 2 भाग में बांटते हुए जो जाता है वो वाला लाइन, ठीक ना। कोण को, इस कोण को 2 बराबर भाग में बांटे, ये होता है अंतःकेंद्र। और इसमें जो एक वृत्त जाता है, वृत्त बनता है, वो हमेशा भुजा को अंदर से छू कर जाएगा, अंतःवृत्त हुआ, और जो बाहर से गया वो परिवृत्त हो गया। वही आगे चीज़ समझाया जाएगा आपको कि त्रिभुज की भुजाओं में लंब अर्धक, लंब के अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं, यह बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। इस बिंदु को केंद्र मानकर खींचा गया वृत्त तीनों शीर्ष से होकर गुजरता है तथा परिवृत्त कहलाता है, ठीक है ना। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें समझ में आ गया होगा वृत्त के बारे में। आगे हम आएंगे इस पर कुछ क्वेश्चन को लेकर, बेसिक क्वेश्चन, और फिर सारे का मिसलेनियस क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।